डियर पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग। एज यू नो, आज का हमारा विषय है स्ट्रेस मैनेजमेंट। तनाव से मुक्ति कैसे पाई जाए या तनाव को कम कैसे किया जाए। आज प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में तनाव है, भले ही वो छोटा व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति, स्त्री, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा, कोई भी है, उसके जीवन में तनाव किसी न किसी प्रकार का है। हैंस है ये कहते हैं कि द ओनली पर्सन विदाउट स्ट्रेस इज ए डेड पर्सन, यानी कि सिर्फ मृत व्यक्ति ही ऐसा व्यक्ति है जिसके पास स्ट्रेस नहीं है। अदरवाइज जीवित व्यक्ति के, प्रत्येक जीवित व्यक्ति के जीवन में किसी ना किसी प्रकार का स्ट्रेस या तनाव है। आज हम इसी पे कुछ और चर्चा करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़ें, हमें ये देखना है कि स्ट्रेस है क्या। स्ट्रेस की बहुत परिभाषाएं हैं, मैंने दो परिभाषाएं चुनी हैं। स्ट्रेस हम लोगों का एक तरह का रिएक्शन है जब हमारे पास अधिक प्रेशर आ जाता है या हमारे काम करने की क्षमता से ज्यादा डिमांड आ जाती है और इसके कारण हमें चिंता उत्पन्न हो जाती है। तो इस स्थिति में हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। ये एक परिभाषा है। एक और परिभाषा जो मुझे अच्छी लगी स्ट्रेस की, वो ये है कि स्ट्रेस हमारी बॉडी और हमारे माइंड का जो वियर एंड टीयर होता है, जो उसमें टूट फूट होती है, जब हम कंटिन्यूअसली चेंजिंग एनवायरनमेंट, यानी लगातार जो एनवायरनमेंट बदल रहा है, उसके लिए हम उसको कोप अप करने की का प्रयास करते हैं और उसके कारण हमारी बॉडी में थकान होती है, माइंड डाइवर्ट होता है और हमें स्ट्रेस महसूस होता है। तो ये दो डेफिनेशन, इसके अलावा आपको देखेंगे आपको सैकड़ों और परिभाषाएं मिल जाएंगी स्ट्रेस की, पर ये दो डेफिनेशन काफी हद तक स्ट्रेस को समझा सकती हैं। नाउ, वैज्ञानिक तरीके से अगर हम देखें एक इक्वेशन के रूप में, तो ये एक है S इज इक्वल टू P ग्रेटर देन R, यानी कि जब भी P का मतलब प्रेशर, R का मतलब स्ट्रेस। स्ट्रेस जब होता है जब भी प्रेशर हमारे रिसोर्सेज से ज्यादा होता है। नाउ, रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं? मनी, मैन पावर, अदरवाइज पावर, ये सब हमारे रिसोर्सेज हैं। इवन नेचुरल रिसोर्सेज भी होते हैं हमारे पास। तो जब भी हमारे रिसोर्सेज कम है, हमारे ऊपर प्रेशर ज्यादा है। मान लीजिए हमारे पास आज 10 टीचर प्रेजेंट हैं और हमारे पास काम 20 टीचर का है, तो डेफिनेटली प्रिंसिपल को स्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, आज हमें किसी का कर्जा चुकाना है 2 लाख रुपए इमीडिएटली, पर मैं 1.5 लाख ही अरेंज कर पाया हूं, तो हमें स्ट्रेस हो जाएगा, बिकॉज रिसोर्स हमारा कम है, प्रेशर हमारे पे ज्यादा है। तो कोई भी आप उदाहरण ले लीजिए, जब भी प्रेशर आपके रिसोर्सेज से अधिक होगा तो आपको स्ट्रेस होगा। ना, जब स्ट्रेस होता है तो उस वक्त हमारी फीलिंग्स क्या क्या होती है, हमें क्या अनुभव होता है? उस वक्त हमें चिंता अनुभव होती है, वरीसम हो जाते हैं हम। और चिंता, आपको न सुख होता है न निद्रा आती है। तो चिंता एक बहुत बड़ा कारण है स्ट्रेस का, और आल्सो स्ट्रेस की ये एक फीलिंग भी है। टेंस, टायर्ड, थकान महसूस करता है व्यक्ति जिसको स्ट्रेस होता है, भय महसूस करता है। कई बार स्ट्रेस वाला व्यक्ति प्रफुल्लित भी महसूस करता है। ये हम आएंगे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेस में। कुछ पॉजिटिव स्ट्रेस भी होते हैं जिसके कारण व्यक्ति प्रफुल्लित महसूस करता है, डिप्रेस्ड महसूस करता है, उत्सुक महसूस करता है, हर चीज उसको जानने की उत्सुकता से ऐसे बनी रहती है, एंक्शियस रहता है, और गुस्से की भी फीलिंग आ जाती है स्ट्रेस से। तो ये कुछ फीलिंग्स हैं, जब व्यक्ति स्ट्रेस में होता है तो उसको किस टाइप की फीलिंग्स होती हैं। नाउ, हमारे जीवन में कई घटनाएं घटती हैं, उन घटनाओं के कारण भी हम स्ट्रेस में चले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जन्म, मृत्यु, किसी सगे की, बहुत क्लोज की मृत्यु हो जाए तो डेफिनेटली हमें एक झटका लगता है और हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। किसी का जॉब छूट जाए,
आजकल कोरोना के काल में लोग छूट गया है तो वो बहुत ही स्ट्रेस्ड महसूस कर रहे होंगे। प्रमोशन हो जाए तो भी कई बार, जैसे मैंने बताया, ये पॉजिटिव स्ट्रेस भी हो सकता है, तो भी स्ट्रेस हो सकता है। मैरिटल स्टेटस चेंज हो जाए, यानी कि किसी की शादी हो जाए या शादीशुदा व्यक्ति में से किसी एक की मृत्यु हो जाए, विधुर हो जाए, विधवा हो जाए या डाइवोर्सी हो जाए, इस प्रकार से मैरिटल स्टेटस किसी तरह चेंज हो तो भी व्यक्ति स्ट्रेस में आ जाता है। कोई भयंकर चोट लग जाए या भयंकर बीमारी से ग्रस्त हो जाए, ये भी लाइफ में कई बार इवेंट हो जाते हैं तो स्ट्रेस का कारण बन सकते हैं। आपके बच्चे आपका कहना ना माने, उनका बिहेवियर आपके अनुसार नहीं है या राइट नहीं हो, तो भी आपको स्ट्रेस रहता है। आपके अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, तो भी आप कई बार सोचते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। तो इस टाइप से जीवन में कुछ लाइफ इवेंट्स हैं जो स्ट्रेस का कारण बनती हैं। अब ये हमारे द्वारा अनुभव किए जाने वाले अधिकतर स्ट्रेस जो है सेल्फ जनरेटेड होते हैं। ये बाहर से जनरेट नहीं होते, हमारे अंदर से ही स्ट्रेस जनरेट होते हैं। ये किस लिए होता है? क्योंकि हम अपने जीवन में कोई भी घटना है या कोई अपने जीवन में उतार चढ़ाव है, उसको हम कैसे देखते हैं, उसको देखने के तरीके को ही, क्या उस घटना से हम उत्तेजित होते हैं, हतोत्साहित होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं, दुखी होते हैं, प्रसन्न होते हैं, ये इस बात पे बहुत निर्भर करता है कि हम अपने आप को कैसा महसूस करते हैं। देखने के ढंग को ही स्ट्रेस की लेवल्स पे डिफाइन किया जा सकता है। सेम घटना हो दो व्यक्तियों के साथ, एक व्यक्ति उस घटना से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता और दूसरा व्यक्ति उसको स्ट्रेस के रूप में ले लेता है। नाउ, जो ये सेल्फ जनरेटेड स्ट्रेस हैं, इनमें कुछ विरोधाभास भी है। क्यों? अधिकतर लोग सोचते हैं कि ये सेल्फ जनरेटेड ना हो के ये बाहर से जनरेट हुए हैं, इनके कारण बाहरी है, अंदर से नहीं है। जबकि अधिकतर स्ट्रेस का कारण आंतरिक होता है, आपके अंदर से होता है। और यह स्वीकार करते हुए कि हम अधिकांश अपने आप के अपसेट, अपने लिए अपसेट जनरेट करते हैं और उनको जब हम मुकाबला करने के लिए अपने आप को, स्वयं को तैयार कर लेते हैं, तो ये स्ट्रेस को मैनेज करने का पहला कदम है। नाउ, स्ट्रेस जो है वो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम के हिसाब से देखा जाए तो एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो स्ट्रेस को कंट्रोल करता है या स्ट्रेस का रिस्पॉन्स करता है। आपने बायोलॉजी में या साइंस में पढ़ा होगा, हमारे बॉडी के कई सारे सिस्टम्स हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, तो बहुत सारे ये सिस्टम्स हैं। तो जो स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो स्ट्रेस को कंट्रोल करता है, वो है एंडोक्राइन सिस्टम। वो हार्मोन्स जनरेट करता है, स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए भी और स्ट्रेस को जनरेट करने के लिए भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम से। एंडोक्राइन सिस्टम के रिस्पॉन्सेज, मतलब एंडोक्राइन सिस्टम हमें किस प्रकार बताता है, क्या क्या लक्षण होते हैं जिससे हमें पता लगता है कि व्यक्ति स्ट्रेस में है। इंक्रीज्ड प्यूपल डायलेशन, यानी कि हमारे आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। पर्सपिरेशन, हमें पसीना छूटना शुरू हो जाता है। हमारी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, सांस तेज तेज आना शुरू हो जाता है, मस्कुलर टेंसनेस हो जाती है, मेंटल अलर्टनेस वो बढ़ जाती है। ये जो है एंडोक्राइन सिस्टम के रिस्पॉन्सेस है। हमें एंडोक्राइन सिस्टम क्या कह के बताता है, क्या हमारी शरीर की प्रतिक्रिया से हमें पता लगता है कि हम स्ट्रेस में हैं। ये कुछ लक्षण हैं हमारी बॉडी के जो एंडोक्राइन सिस्टम के रिस्पॉन्सेस के रूप में देखा जा सकता है इसको। नाउ, स्ट्रेस के अब सिम्टम्स क्या क्या हैं? 4 तरह के सिम्टम हैं। फिजिकल सिस्टम जो बॉडी से रिलेटेड है, मेंटल मानसिक रूप से जो रिलेटेड सिम्टम्स हैं, बिहेवियर हमारे बिहेवियर में क्या चेंजेस आते हैं,
उससे रिलेटेड सिम्टम्स हैं, और भावनात्मक सिम्टम्स हैं। ये चारों सिम्टम्स के बारे में हम एक एक करके आगे देखेंगे। फिजिकल सिम्टम्स पे पहले आ जाते हैं, जो हमारी बॉडी से रिलेटेड है, हमारे रहन सहन से रिलेटेड है, उसके ऊपर आते हैं। स्लीप पैटर्न चेंज, नींद कम आना, ज्यादा आना, ना आना, स्लीप का आपका पैटर्न चेंज हो जाता है स्ट्रेस में जब व्यक्ति होता है। फैटीग, थकान महसूस होती है। खाने पीने का उसका सिस्टम चेंज हो जाता है, कभी भूख लगती है, कभी नहीं लगती है, जब खाना चाहिए खाने को मन नहीं करता। तो इस टाइप की स्थिति में स्ट्रेस वाला व्यक्ति रहता है। खाना हजम नहीं होता, सरदर्द होता है, कहीं कहीं पीड़ा होनी शुरू हो जाती है, कोई इन्फेक्शन हो सकती है, सुस्ती आई रहती है, डिजीनेस, चक्कर आए रहते हैं, फेंट हो जाता है बंदा, स्वेटिंग एंड ट्रेम्बलिंग, बहुत पसीना आता है, हाथ पांव कांपते हैं, टिंजलिंग हैंड्स एंड फीट, हाथ पांव में कंपन जैसे मैंने बताया अभी, ब्रेथलेसनेस होती है, सांस रुक सा जाता है, ऐसे लगता है कि सांस हमारा रुक गया है, धड़कन बढ़ जाती है, पैल्पिटेशंस, हार्ट बीट, धड़कन रुक भी जाती है, मिस हो जाती है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो स्ट्रेस को इंडिकेट करते हैं, फिजिकल सिम्टम्स। अब हम मानसिक लक्षणों पे आते हैं। मेंटल, ध्यान की कमी हो जाती है, याददाश्त व्यक्ति की कम हो जाती है, उसको निर्णय लेने में कठिनाई होती है, बड़ी आसानी से कोई निर्णय उसको लेना हो तो बड़े आसानी से निर्णय नहीं ले पाता, टालता रहता है या ना ले ही नहीं पाता निर्णय, वो कंफ्यूज रहता है, भ्रम की स्थिति उसको रहती है, क्या करूं क्या ना करूं, अब करूं कल करूं आज करूं, भ्रम की स्थिति में रहता है, भटकाव से की स्थिति में रहता है, और उसको पैनिक अटैक भी हो सकते हैं। पैनिक अटैक हार्ट अटैक नहीं है, पैनिक अटैक हार्ट अटैक से थोड़ा सा अलग है, हार्ट अटैक की टाइप ही है। इसमें क्या होता है, अचानक पूरे शरीर में कंपन होता है, घुटन की हद तक सांस फूलने लगता है, एक अनजाना सा डर होता है, बेचैनी सी महसूस होती है, तेज तेज और छोटी सांस आने लगती है, लगभग हार्ट अटैक जैसा ही होता है, और इसको हम पैनिक अटैक बोलते हैं। ये सारे लक्षण मानसिक लक्षण के रूप में देखे जाते हैं। अब बिहेवियर के बारे में, उसका व्यक्ति का स्वभाव चेंज हो जाता है, उसकी आदतें चेंज हो जाती हैं। एपिटाइट चेंज, भूख मतलब खाना या तो बहुत ज्यादा खा लेता है या कम खा लेता है, यानी कि ईटिंग के डिसऑर्डर, खाने पीने का उसका सामान्य सिस्टम नहीं रहता, वो या तो बहुत अधिक खा लेता है, उसको लगता है कि पता नहीं कल मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, या उसको लगता है कि बिल्कुल ना खाया जाए क्योंकि उसका वेट बढ़ जाएगा। जैसे आजकल बहुत सारी स्पेशली लेडीज डाइटिंग वगैरह पे ध्यान देती हैं, या उनको डाइटिंग वगैरह करने की आदत रहती है, वो ये सोचते हैं कि हमारा वेट बढ़ जाएगा, तो ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं ये। इंक्रीज्ड इनटेक, अल्कोहल या ड्रग्स वगैरह का इनटेक बढ़ जाता है, स्मोकिंग बढ़ जाती है, रेस्टलेसनेस महसूस होती है, अनइजीनेस सा महसूस होता है बिहेवियर में, किसी तरह की उसको शांति सी महसूस नहीं होती, अनइजीनेस में होता है। कई लोगों को आपने नेल बाइटिंग करते हुए भी देखा होगा, अपना नाखून कुतरते रहते हैं वो, तो ये भी एक बिहेवियरल सिम्टम है स्ट्रेस का। और जो चौथा टाइप बताया हमने, इमोशनल, भावनात्मक डिप्रेशन, बहुत तरह का डिप्रेशन। इम्पेशेंस, बिल्कुल पेशेंस नहीं है उसमें, जो काम होना चाहिए अभी होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए। फिट्स ऑफ रेज, चक्कर आना, टीयरफुलनेस, आंसू टपक पड़ते हैं, डिटेरियोरेशन ऑफ पर्सनल हाइजीन एंड अपीयरेंस, कई लोग कई कई दिन नहाना छोड़ देते हैं, शेव करना, दाढ़ी करना छोड़ देते हैं, दाढ़ी बनाना छोड़ देते हैं। तो आपने 4 प्रकार के स्ट्रेस के सिम्टम्स देखे अभी। इसके बाद हम आ रहे हैं कि स्ट्रेस से किस प्रकार की बीमारियां हमें लग जाती हैं, मतलब स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस क्या क्या है। स्ट्रेस अपने आप में बीमारी नहीं है, बट इससे रिलेटेड कई बीमारियां होती हैं, जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, यानी कि हार्ट की डिजीज, इम्यून सिस्टम की डिजीज, अस्थमा हो जाता है, डायबिटीज हो सकता है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, खाने पीने का डिसऑर्डर हो जाता है, अल्सर्स हो सकते हैं,
स्किन की कंप्लेंट्स हो सकती है, एक्जिमा वगैरह हो सकता है, हेडेक और माइग्रेन हो सकता है, और लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं स्ट्रेस के कारण। ये स्ट्रेस रिलेटेड कुछ इलनेस है। कई बार हम सोचते हैं कि जो भी स्ट्रेस है वो हमारे काम से रिलेटेड है, हमारी वर्क प्लेस से रिलेटेड है, जहां भी आप फैक्ट्री में, ऑफिस में काम कर सकते हैं, उसके कारण ज़्यादा स्ट्रेस है, पर ऐसा नहीं है। सारे स्ट्रेस वर्क रिलेटेड नहीं होते। ये एक प्रूवन फैक्ट है कि स्ट्रेस हमारे मोस्टली इंटरनल जनरेटेड होते हैं, ना कि बाहरी ऑफिस हो या और कोई वातावरण हो उससे जनरेटेड होते हैं। अब हम आ जाते हैं स्ट्रेस को कंट्रोल कैसे किया जाए। इसके 3 पैरामीटर्स हम देखते हैं। सिंपल ABC स्ट्रेटेजी हम बोलते हैं उसको। ए मतलब अवेयरनेस, हमें पहले पता होना चाहिए कि स्ट्रेस है क्या और इस स्ट्रेस को रिएक्ट कैसे करें, स्ट्रेस के लिए रिएक्ट कैसे करें। अभी मैं बता रहा था आपको कि पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेस होता है, इसका डिफरेंस भी हम देखेंगे। उसके बीच में हमें डिफरेंशिएट करना आना चाहिए और हमें अब उस सिचुएशन से कोप अप करना आना चाहिए कि पॉजिटिव से वो नेगेटिव ना बन जाए, और स्ट्रेस को हमें कंट्रोल करना आना चाहिए। अभी मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूं जिसमें ना सिर्फ ABC बल्कि A to Z तक आपको स्ट्रेस की स्ट्रेटजी बताएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। आप देखिए इसको और एंजॉय करिए। This is the A to Z of ideas and ways to help you cope. A is for activity. Be active, move, do more of the things you enjoy. B, breathe. Take deep breaths in and long, slow breaths out. Count to 10, then start again. C is for create. Find creative ways to express yourself. What other ways are there to be creative? D, distract yourself. If you are in crisis and need to stay safe, try to distract yourself by keeping busy. For example, watch TV, play a game, or read a book. When you feel calmer, you'll be more able to tackle the distressing thoughts and feelings. E is for exercise. Get moving. Run around or do some sport. Go to the park or playground and have some fun. F, friends and family. Friends and family are important. Spend time with the people that make you feel happy. G is for goal setting. Break tasks down into small steps. Focus on one at a time. H is for helpline. Call Childline. If you feel you can't speak to a parent or teacher, they will listen and offer you help. I is for ice. Cool down. Have an ice cream or a cold shower to lower your temperature to help keep your body and mind calm. J, joke. Find something to make you laugh. K, keep a scrapbook of the places you have been and things you've done. It will remind you of happy times and of your achievements, things to be proud of and feel good about. L, list 3 things you can hear, 3 things you can see, 3 things you can touch. This will help you to focus your mind on the present moment, the here and now. M is for music. Listen to your favorite music. N is for nurture. Look after yourself by making sure you eat and drink. O, organize. Do one thing at a time. Tick things off a list so you can see how much you are getting done. P is for pets. Spend time looking after and playing with an animal. They are great for cuddles. Q, quiet time. Keep things calm and peaceful around you. R, relax. It's important and okay to take a break. How do you like to chill out? S is for support networks. Who's around you that you can lean on for support? Friends, family, teachers, youth clubs, helplines? T, try something new. Try an activity or hobby you haven't done before. You might find something you enjoy and are good at.
You use your talent and strengths. Focus on what you do well, do more of it. This will build your confidence. V is for visualize. Picture your calm or happy place. Maybe you could draw it and put it somewhere to help you focus on other thoughts and images. W, write it down. Keep a diary or blog. Get it out of your mind and onto paper. X is for Xbox. It's okay to have downtime and have fun. Y, you can do it. Positive self-talk can help you believe in yourself. Well done, keep going. Z, sleep on it. Sometimes things feel better when we have a good night's sleep. If you want to find out more, get in touch with Hampshire Camps and visit. आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ए से जेड तक आपको सारी स्ट्रेटजीज बता दी हैं अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए। आगे बढ़ें, एक और स्लाइड आप देख रहे हैं, ये स्ट्रेस रिडक्शन मेथड्स हैं। इसमें देखिए आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज बता रहा है, थॉट स्टॉपिंग बता रहा है, मेडिटेशन बता रहा है, बायो फीडबैक के बारे में बता रहा है, प्रॉपर न्यूट्रिशन के बारे में बता रहा है, रिलैक्सेशन के बारे में बता रहा है, टाइम मैनेजमेंट के बारे में बता रहा है। तो ये बहुत सारे मेथड्स हैं स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए। इनमें से हम कुछ मेथड्स को आगे देखेंगे कि ये मेथड्स कैसे स्ट्रेस को हमारा रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 4 C's के बारे में डिस्कस करते हैं। चैलेंज, स्ट्रेस को आप एक चैलेंज की तरह ले लीजिए, जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट कर लीजिए। अपने रूटीन वर्क को चेंज मत करिए। अगर आपको स्ट्रेस आ जाता है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, आप अपने रूटीन वर्क से कंटिन्यू रखिए, कोप अप करिए नई सिचुएशन को। जो कुछ कंट्रोल हो सकता है उसको आपको कंट्रोल करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेट। अगर आपको कोई समस्या है, आप स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं, तो अपने सगे संबंधियों से जो आपके दिल के करीब है उससे शेयर जरूर करिए, उससे कम्युनिकेट करिए। तो ये 4 C आपको स्ट्रेस को मैनेज करने में सहायक होंगी। अब चलिए एक छोटा सा जोक हम स्ट्रेस पे शेयर करते हैं। एक बार एक व्यक्ति एक डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने पूछा उससे कि जब आप स्ट्रेस महसूस करते तो आप क्या करते हो? तो पेशेंट, उस व्यक्ति ने बोला कि मैं मंदिर में चला जाता हूं। डॉक्टर ने कहा, अरे शाबाश, बहुत अच्छा, तो वहां पे क्या जाके आप प्रार्थना करते हैं? पेशेंट ने कहा, नहीं, मैं प्रार्थना नहीं करता। जो मंदिर के बाहर जूते रखे रहते हैं, चप्पल रखी रहते हैं, उनको मैं मिक्स कर देता हूँ, इधर का उधर, उधर का उधर कर देता हूँ। और जब लोग मंदिर से वापस आते हैं, वो मेरे से ज्यादा स्ट्रेस फील करते हैं, तो मेरा स्ट्रेस अपने आप गायब हो जाता है। एक इंटरेस्टिंग जोक सा है, लाइटर वेन में लेने के लिए, स्ट्रेस को रिड्यूस करने का। होप यू लाइक्ड इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स के बारे में बात करें अगर, सबसे पहले चेंज योर थिंकिंग। अपनी सोच बदलनी है। स्ट्रेस को महसूस, स्ट्रेस आ भी जाए तो उसको देखने का नजरिया बदलना है। कैसे, क्या, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अपना बिहेवियर चेंज करना है। आप उस सिचुएशन में कैसे बिहेव करते हो, रिएक्ट करते हो, प्रोएक्टिव मेजर्स लेते हो, नॉर्मल चलते हो, कैसे बिहेव करते हो, वो बहुत जरूरी है। और अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना है। ये 3 चीजें करने से स्ट्रेस काफी हद तक कंट्रोल में आ सकता है। नाउ, सबसे पहले जैसे हमने बताया कि हम अगर चेंज और थिंकिंग के बारे में बात करें, अपनी सोच को बदलना, उसी को रीफ्रेमिंग कहा जाता है। रीफ्रेमिंग उन लोगों के बारे में बेहतर महसूस करने के लिए चीजों को देखने का तरीके को बदलने का ढंग है, एक तकनीक है। आपके पास कुछ समस्या आ जाए, उस समस्या को आप कैसे देखते हैं, उस स्थिति को आप कैसे देखते हैं, उसकी कैसे व्याख्या करते हैं, राइट। उन चीजों में से आपके लिए बेहतर क्या है, आप उसको चुनते हैं या नहीं चुनते हैं। रीफ्रेमिंग सिर्फ
आपका नजरिया बदलने का ढंग है, ना कि वो वास्तविकता को चेंज करने का। अगर कोई समस्या आ गई है तो वो समस्या उससे दूर नहीं होगी, लेकिन उस समस्या को हल करने का, उसको देखने का नजरिया आपका बदल जाए, इतना ही काफी है। यही आपका तनाव को कम करने में सहायक होगा। अपना नजरिया बदलना, इसको रीफ्रेमिंग हम कह रहे हैं। फिर दूसरा आता है पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच। इसमें क्या आता है? शक्तिहीनता, निराशा, असफलता को हमें भूल जाना है। हमें नहीं याद रखना है कि ये काम करने से मैं असफल हो जाऊंगा, या इसके कारण मुझे निराशा महसूस हो रही है, वो नहीं करनी है। स्ट्रेस हमें नकारात्मक सुझाव के प्रति संवेदनशील बनाता है, ताकि पॉजिटिवनेस पर हम ध्यान दे सकें, सकारात्मकता पर हम ध्यान दे सकें। अपनी हमें ताकत पर ध्यान देना है, अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं उस पर हमें ध्यान देना है। आप जिस स्ट्रेस में है उसी से हमें सीखना है। वी हैव टू लर्न फ्रॉम द स्ट्रेसेस। अवसरों की तलाश करनी है, न्यू अपॉर्चुनिटीज की। ताकत का मैंने बताया, यानी कि अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में देखना है। हम इसके साथ साथ अपनी SWOT एनालिसिस करते हैं, SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट। तो अपनी स्ट्रेंथ्स को देखना है, अपने अपॉर्चुनिटीज को तलाशना है कि आपके जीवन में क्या क्या नए अवसर आ रहे हैं और उनको अपॉर्चुनिटीज को कैसे आप अवेल कर सकते हैं। और सकारात्मकता की तलाश करनी है, अपने आप में बदलाव करना है। ये पॉजिटिव थिंकिंग है। पॉजिटिव थिंकिंग बहुत महत्वपूर्ण है आपके स्ट्रेस को कम करने के लिए। अब मैं आ रहा हूं कि हर व्यक्ति के पास 10 बेसिक राइट्स हैं इक्वालिटी के लिए। पहला है द राइट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग। अपनी भावनाएं व्यक्त करने का हर एक के पास राइट है। द राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियंस एंड बिलीफ। आप अपनी मान्यताएं, आप क्या सोचते हैं, आपकी मान्यताएं क्या है, उसको एक्सप्रेस करने का आपके पास पूर्ण अधिकार है। द राइट टू से यस और नो फॉर योरसेल्फ। आपको हाँ या ना करने का अधिकार है। आप पे कोई काम थोपा नहीं जा सकता। अगर आपको कोई काम कहा जाए और आप उसे नहीं करना चाहते, तो आपके पास पूरा अधिकार है कि उसको ना कहा जाए। राइट टू चेंज योर माइंड। राइट टू से आई डोंट अंडरस्टैंड। कोई आपको काम बता रहा है, लेकिन आपको काम करने से पहले उस काम को समझना है, और आपको वो काम समझ में ही नहीं आया, तो यू हैव द राइट कि आप बोल दें कि मुझे समझ में नहीं आया। तो वो व्यक्ति हो सकता है आपको दोबारा, तिबारा, चौथी बार समझाए। राइट टू बी योर सेल्फ, नॉट एक्टिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर। आपको अपने आप में रहना आपका राइट है। दूसरों के बेनिफिट के लिए काम करना आपका राइट नहीं है। ये आप अपने लिए काम करिए। द राइट टू डिक्लाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अदर पीपल्स प्रॉब्लम। दूसरे लोगों की समस्याओं को सुलझाने का आपने ठेका नहीं लिया। आप उसको डिक्लाइन कर सकते हैं, ना कर सकते हैं कि आपकी समस्या को मैं निदान नहीं दे सकता। अगर दे सकते हैं तो दीजिए, बट अगर दूसरों की समस्या को सॉल्व करते करते आप पे और अधिक स्ट्रेस आ जाता है, देन यू कैन अवॉइड। द राइट टू मेक रीजनेबल रिक्वेस्ट ऑफ अदर्स। दूसरों को हम कुछ रीजनेबल रिक्वेस्ट कर दें अपने लिए, वो भी आपका राइट है। वो करे ना करे वो उसकी मर्जी है, पर हमारा अधिकार है कि हम अपना कुछ काम करवाने के लिए दूसरों को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। द राइट टू सेट माई ओन प्रायोरिटीज। मेरी प्रायोरिटीज क्या है, मुझे पहला कौन सा काम करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो वो भी मेरा राइट है। मैं अपनी प्रायोरिटीज कैसे डिसाइड करूं। द राइट टू बी लिसन एंड टेकन सीरियसली। मुझे और लोग सुने और मुझे सीरियसली लें, ये भी मेरा राइट है। तो ये 10 तरह के सब व्यक्तियों के पास हमारे पास राइट्स हैं। नाउ अब आ जाते हैं हम एसर्टिव पीपल। एसर्टिव पीपल क्या होते हैं? वो, उनको स्ट्रेस थोड़ा सा कम रहता है। वो अपने आप की रिस्पेक्ट करते हैं और दूसरों की भी करते हैं। वो अपने एक्शंस के लिए, अपने चॉइसेस के लिए वो खुद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। वो, उनको क्या करना है, क्या चाहिए,
वो ओपनली खुले तौर पे पूछ सकते हैं। अगर उनकी डिमांड्स पूरी ना हो तो कई बार वो डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं। आप सही कह रहे हैं ये काम करना है, लेकिन लोग उसको गलत तरीके से लेते हैं, उनकी जो डिमांड थी, जो चाहत थी, वो नहीं पूरी होती है तो वो डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंटैक्ट रहता है, हमेशा उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है। वो दूसरों के अप्रूवल पर निर्भर नहीं करते। अगर कोई वो काम कर रहे हैं, उन्हें दूसरों से उसके लिए अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं रहती, ना ही उस पर निर्भर रहते हैं। ये असर्टिव पीपल की कुछ क्वालिटीज हैं। असर्टिव होने के बेनिफिट्स क्या हैं? उच्च आत्मसम्मान, कम आत्मचेतन, कम चिंताजनक, चिंता कम होती है असर्टिव व्यक्तियों को, तनाव को अधिक सफलतापूर्वक प्रतिबंध कर सकते हैं, वो अपने आप को और दूसरों को अधिक आसानी से सराहना करते हैं, वो आत्मनियंत्रण की भावना रहती है उनमें। ये असर्टिवनेस के बेनिफिट्स हैं। नाउ टाइम मैनेजमेंट, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट यहाँ पे हम इसको बहुत ही ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। ये भी स्ट्रेस को रिलीव करने का बहुत बड़ा टूल है। अगर हम अपना समय सही से व्यवस्थित कर लेते हैं, सही से टाइम को मैनेज कर लेते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही फायदे वाली चीज होएगी और हमारे स्ट्रेस को कंट्रोल करने में बहुत सहायक होएगी। हम अपने जो काम करने हैं उसकी लिस्ट बना लें, क्या उसमें से करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसको सेग्रीगेट कर लें। हम उनमें से कौन सा काम करना चाहते हैं, हमारी पसंद कौन सी है करने की, उसको टिक कर लें। हमारे टाइम वेस्टर्स क्या हैं, उन कामों में से कौन कौन सी चीजें हमारा टाइम वेस्ट करती हैं, उनको निकाल दें। अनइम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं, उनको भी हम ड्रॉप करने की कोशिश करें। कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप पे थोपे गए हैं, उनको या तो नो कर दें या और किसी को कहने के लिए डेलीगेट उसको बोलते हैं, अपने सबऑर्डिनेट को या अपने मित्र को कह सकते हैं कि वो आपके लिए काम कर दे ताकि आपका टाइम बच जाए। तो ये टाइम मैनेजमेंट में बहुत सारी डिटेल्स हैं, बट हमने शॉर्ट में इसको डिस्कस किया है कि अगर हम टाइम को प्रॉपरली मैनेज कर लेंगे तो काफी हद तक हमारा स्ट्रेस भी मैनेज हो जाएगा। ह्यूमर, जिंदगी में हंसी खुशी, ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस रिड्यूसर है। आप हंसते रहेंगे, खुश माहौल में रहेंगे, अपने आप को खुश रखेंगे, दूसरों को खुश देखेंगे, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आपका स्ट्रेस को कंट्रोल करने में। ये हर स्थान पर लागू होती है, घर हो, आपका ऑफिस हो, स्कूल हो, फैक्ट्री हो, कहीं भी हो। हंसी जो है, ह्यूमर जो है, वो आपको हर जगह स्ट्रेस रिडक्शन में काम आएगी। मस्कुलर टेंशन इससे कम होती है ह्यूमर से, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स कम होती हैं, और ये एक तरह का नेचुरल पेन किलर भी है। आपने कई बार आजकल देखा होगा पार्क में बूढ़े लोग बहुत जोर जोर से तालियां बजा बजा के हंस रहे होते हैं, तो वो क्यों करते हैं? वो सिर्फ स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए ही करते हैं, बिकॉज हंसी, ह्यूमर, ये स्ट्रेस रिडक्शन का एक बहुत बड़ी दवा है, ये कह सकते हैं आप। डाइवर्शन एंड डिस्ट्रैक्शन, इस पे आते हैं। टाइम निकालिए अपने आप के लिए, अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालिए। उन चीजों से दूर रहिए जो आपको तंग करती हैं, बॉदर करती हैं, जिनके कारण आप परेशानी महसूस करते हैं, उनसे आप थोड़ा हटके चलिए। डजंट सॉल्व द प्रॉब्लम, अगर कोई समस्या आपकी हल नहीं हो रही है तो भी आप उस समस्या से हटके थोड़ा अलग सोचना शुरू कर दो। ऐसा करने से स्ट्रेस के लेवल कम हो जाएंगे, आपको शांति मिलेगी, आप लॉजिकली सोचना शुरू कर देंगे। तो ये आपको डेली दिनचर्या से थोड़ा सा अलग हटाने के लिए भी सहायक होता है और स्ट्रेस को रिलीव करने में आपकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट आता है, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करिए, अपनी डाइट को चेंज कर दिए, स्मोकिंग एंड अल्कोहल को कम करिए, एक्सरसाइज करिए, ठीक ढंग से सोने की
आदत डालिए कि ठीक से आपको नींद आए, लेजर, थोड़ा आराम करिए, छुट्टियां लीजिए, रिलैक्स करिए। ये लाइफस्टाइल को चेंज अगर करते हैं आप, तो भी आपको तनाव मुक्ति होएगी। हम जैसे एक्सरसाइज, मैंने ऊपर एक पॉइंट लिखा है, एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज के क्या क्या लाभ हैं आपको सबको पता है, बट स्टिल हम एक बार इसको थोड़े से को हाईलाइट कर देते हैं। फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया द्वारा जारी अतिरिक्त ऊर्जा का उपयोग करती है, व्यायाम करता है। फ्लाइट या फाइट, इसका मतलब क्या है? कुछ समस्या आए, एक होता है आप उससे फाइट करते हैं, उस समस्या से लड़ते हैं, आप उस समस्या का आप समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं, लड़ते हैं। फ्लाइट मतलब आप उस समस्या को छोड़ के भाग जाते हैं। जैसे हम कहते हैं रणछंबो, रण छोड़ के कोई भाग गया, उसको भागना बोलते हैं, समस्या को फेस ना करके भागना। तो फाइट या फ्लाइट की प्रतिक्रिया द्वारा ये हमारे लिए अतिरिक्त ऊर्जा जनरेट करेगा, व्यायाम करेंगे तो। ब्लड सर्कुलेशन में सुधार आता है, ब्लड प्रेशर कम होता है एक्सरसाइज से, चिंताजनक विचारों के मन को साफ करता है, सामाजिक संपर्क बढ़ाता है। आप इकट्ठे मिलकर व्यायाम करते हैं, पार्क में जाके व्यायाम करते हैं, तो सामाजिक संपर्क बढ़ता है। आप अपने बारे में बेहतर महसूस करते हैं। ये मुझे अधिक इस पे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं लग रही है, बिकॉज मैं समझता हूं कि व्यायाम के लाभ आप सभी परिचित हैं इन लाभों से। इसी प्रकार नींद, स्लीप बहुत बड़ा स्ट्रेस रिड्यूसर है। अगर ढंग से नींद ना आए तो अगला पूरा दिन ही खराब रहता है। हम अगर टायर्ड होते हैं तो और समस्याओं को फेस करने में दिक्कत रहेगी, इसलिए स्लीप भी बहुत जरूरी है। जब हम अच्छी नींद लेके सुबह उठते हैं तो ताजगी महसूस करते हैं, रिफ्रेश महसूस करते हैं, और तब हमारे पास पूरे दिन के लिए बहुत एनर्जी रहती है। बट अगर स्लीप रात में नहीं आई, ढंग से नींद नहीं आई, तो अगला दिन आप ये मानिए कि पूरा स्ट्रेस में जाएगा, यानी कि प्रोबेबली व्यर्थ जाएगा। आप कुछ ढंग का अचीवेबल काम नहीं कर पाएंगे अगर प्रॉपरली नींद नहीं आई है। तो नींद भी स्ट्रेस रिड्यूस करने में बहुत सहायक है। लेजर, छुट्टियां मनाना, बाहर ब्रेक्स लेना, आउटलेट, सोशल कॉन्टैक्ट्स बढ़ाना, ये भी आपको दिनचर्या, जो प्रतिदिन की दिनचर्या है, रूटीन वर्क है, उनसे थोड़ा सा दूर रखेगी। रिलैक्स करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? हम आराम करते हैं, उसके हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? रिलैक्सेशन ब्लड प्रेशर कम करता है, थकान से मुकाबला करता है, नींद को बढ़ावा देता है, पेन को रिड्यूस करता है, दर्द कम करता है, मांसपेशियों में तनाव को कम करता है, मानसिक चिंताओं को कम करता है, एकाग्रता बढ़ाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, उत्पादकता बढ़ाती है। हमारा जितना हम सोचते हैं आज इतना काम करेंगे, उससे कई गुना कर सकते हैं। स्पष्ट सोच को बढ़ावा, पॉजिटिव थिंकिंग में भी हमारी बढ़ोतरी करता है। ये रिलैक्सेशन के बेनिफिट्स है। अल्टरनेटिव्स, ये कुछ हमने स्ट्रेस रिडक्शन के तरीके देखे हैं। उसके अलावा कुछ अल्टरनेटिव्स हैं। कन्वेंशनल मेडिसिन, कई बार कुछ तरह की दवाइयां डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर देते हैं, वो दवाई लेने से भी आपका स्ट्रेस रिड्यूस हो सकता है। काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी, आप किसी व्यक्ति के पास जाके काउंसलिंग के लिए जाते हैं, वो आपको समझाता है, काउंसलिंग करता है, आपकी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करके उसके हिसाब से आपको सुझाव देता है। तो काउंसलिंग से भी आपका स्ट्रेस रिड्यूस हो सकता है। रिलैक्सेशन हमने कवर कर लिया। मेडिटेशन, ध्यान करिए आप रोज। आपको जैसे EHP की सेशन में भी ध्यान करवाया जाता है, तो वो भी स्ट्रेस को रिड्यूस करने में सहायक होता है। मसाज करने से भी स्ट्रेस को, बॉडी को रिलीफ मिलता है। योगा करने से, एक्यूपंक्चर भी एक साइंस है, एरोमा थेरेपी भी एक साइंस है, फ्लोटेशन, तैरना, ये भी तैराकी से भी आपका व्यायाम का ही एक ये पार्ट है। हर्बल मेडिसिन लेना या हर्बल चीजों का प्रयोग करना, वो भी आपका
स्ट्रेस को रिड्यूस करने का एक अल्टरनेटिव तरीका है। बायो फीडबैक, अपने शरीर की ज्यादा जानकारी लेना, अपने बॉडी के फंक्शंस की ज्यादा जानकारी लेना, उसको बायो फीडबैक कहते हैं। जानकारी होगी तो इसका इलाज भी हम कर पाएंगे। होम्योपैथी, हिप्नोटिज्म, ऑस्टियोपैथी, रिलीजियस थेरेपी, आप साधु संत के पास उनका भाषण सुनने के लिए या उनकी जो भी हमें वो बताते हैं रिलीजियस बातें, वो सुन के भी कई बार हमें शांति मिलती है और हमें स्ट्रेस को रिड्यूस करने में हेल्प मिलती है। तो ये कुछ अल्टरनेटिव्स हैं जो कन्वेंशनल मेथड से हटके हैं स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए। स्ट्रेस के बारे में कुछ कोटेशंस हैं, देखिए। पास्ट इज ए कैंसल्ड चेक एंड फ्यूचर इज ए प्रोमिसरी नोट, सो लिव इन द पास्ट। हमें पास्ट को भूल जाना चाहिए, फ्यूचर पता नहीं क्या है, तो इसलिए प्रेजेंट में ही रहना चाहिए। आज जो है उसी में हमें रहने की आदत डालनी चाहिए, ना तो पास्ट के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि वो वापस नहीं आ सकता। फ्यूचर अनिश्चित है, इसलिए उसके बारे में भी नहीं सोचना चाहिए। गॉड नेवर क्रिएट्स कार्बन कॉपी, नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। आप अपनी तुलना दूसरों से मत करिए, बिकॉज आप अपने आप में यूनिक हैं। भगवान कभी भी एक व्यक्ति की कार्बन कॉपी नहीं बनाता, दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते, इसीलिए दूसरों से कंपेयर करना फिजूल है, उसका कोई भी यूज नहीं है। जेलेसी ब्रिंग्स डाउनफॉल, दूसरों से ईर्ष्या मत करिए। ये दूसरों से ईर्ष्या करना भी स्ट्रेस को जनरेट करने का एक तरीका है। आपको लगता है कि उसकी थाली में 4 लड्डू हैं, मेरी थाली में 1 लड्डू है, ये भी ईर्ष्या का कारण हो सकता है। क्यों है आप मत सोचिए, जेलेसी मत करिए दूसरे से। वर्ल्ड इज ए स्टेज, लेट अस प्ले अवर पार्ट वेल विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व इन इट। तो दुनिया, वर्ल्ड जो है एक रंगमंच है, स्टेज है, हमें अपना रोल प्ले करना है, दूसरों के बारे में अधिक नहीं सोचना। एज यू सो सो शैल यू रीप, सो स्प्रेड हैप्पीनेस। जैसा बीज बोएंगे वैसा ही आप काटेंगे, ये भी कहावत हिंदी में भी फेमस है, अंग्रेजी में भी फेमस है। तो हमें प्रसन्नता को ही बिखेरना है, हैप्पीनेस को ही बिखेरना है, और ये सब चीजें से स्ट्रेस को रिड्यूस होने में बहुत ही सहायता मिलेगी हमारे। अब हम कुछ सवाल लेते हैं जो हमें अपने बच्चों से पूछने चाहिए या हमें अपने आप से पूछने चाहिए। तनाव क्या है? स्ट्रेस क्या है? क्या आपको लगता है कि तनाव हमेशा नकारात्मक भूमिका निभाता है या एक आवश्यक बुराई है? इज इट अ नेसेसरी इवल आल्सो? ये हमें अपने आप से सोचना है, पूछना है। तनावग्रस्त होने के मुख्य कारण क्या हैं? क्या आप चिंता को तनाव के कारणों में से एक मानते हैं? आप पूछिए अपने आप से। आप अपने तनाव बस्टर के रूप में क्या मानते हैं? आपके हिसाब से आपके तनाव बस्टर्स क्या हैं? क्या आप अपने उन दोस्तों को पहचान सकते हैं जो आज तनाव में हैं? क्या आपको अपने माता पिता से तनाव को छुपाना चाहिए या आपको अपने बच्चों से पूछना चाहिए ये प्रश्न? तनाव के दुष्प्रभाव क्या हैं? कंसिक्वेंसेस क्या हैं? किसी भी स्थिति की पहचान करें जब आप तनाव में थे। आप सोचें, आप पीछे कब तनाव में थे, उस वक्त क्या हुआ था, आपने उसको कैसे टैकल किया। थोड़ा सा गौर करिए, इंट्रोस्पेक्ट करिए। बच्चे इन दिनों तनाव का सामना क्यों कर रहे हैं? अधिक से अधिक देखा जाता है बच्चे तनावग्रस्त रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी तनावग्रस्त रहते हैं। तो मनन कीजिए कि तनाव में वो क्यों है, तनाव कब आवश्यक है। कोई स्थिति ऐसी स्पष्ट करें जब आपको लगता है कि तनाव भी आवश्यक है या नहीं है, पहले वो डिसाइड करिए। अगर आपको लगता है कि तनाव भी आवश्यक है तो कब आवश्यक है? क्या तनाव हेरिडिटी है, वंशानुगत है? ये भी आप पूछ सकते हैं। मेरे हिसाब से तो नहीं है, बट स्टिल आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि क्या तनाव हेरिडिटी है। इसके साथ ही मैं आज का ये टॉपिक पे विराम लगाता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप स्ट्रेस मैनेजमेंट को, अपने जीवन में स्ट्रेस मैनेजमेंट को बेहतर ढंग से निभा पाएंगे। धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच।
इस सेशन के बारे में अगर आपकी कोई राय या कमेंट्स हो तो काइंडली हमारी ईमेल पे जरूर भेजिए, ताकि हमें आगे के लिए भी प्रोत्साहन हो कि आपके लिए ये कितना यूजफुल था और आप इससे क्या क्या कुछ सीख पाए। तो हाँ, अपने एक्सपीरियंसेस और अपना कमेंट्स जो है हमारे साथ जरूर शेयर करिए। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, जैन सर हमारे आईटी प्रोफेशनल हैं, लेकिन आज से पहले जनरली जैन सर सिर्फ जो आईटी से कंसर्निंग होता था, कंप्यूटर से कंसर्निंग होता था, वो पीपीटीज और वो प्रेजेंटेशंस रखते थे। लेकिन इस लॉकडाउन पीरियड में जैन साहब पर भी ये जो हमारा हैप्पीनेस स्कूल का जो वो चढ़ गया है रंग, और अब जैन साहब भी अपनी आईटी के अलावा भी बड़ी सारी प्रेजेंटेशंस हमसे शेयर करते हैं सबसे। और ये प्रेजेंटेशंस हमारा एक्चुअल पर्पस क्या है कि हम अपने स्कूल को हैप्पी स्कूल बनाना चाहते हैं, और हमको ये मालूम पड़ गया कि अगर स्कूल को हैप्पी बनाना है तो पेरेंट्स को भी अपने साथ मिलाना पड़ेगा, क्योंकि जब पेरेंट्स खुश होंगे तो बच्चे भी खुश होंगे, बच्चे खुश होंगे तो टीचर भी खुश होगा, और फिर स्कूल पूरा खुश होगा, मैनेजमेंट भी खुश होगी। तो कुछ चीजें मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं कि कहाँ हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं, जिससे कि ये स्ट्रेस भी एक वायरस की तरह है, कोरोना वायरस की तरह ही स्ट्रेस का भी स्प्रेडिंग बड़ी तेज रहती है। कोरोना वायरस के बारे में कहा जाता है कि एक व्यक्ति से ये 400 तक पहुंच सकता है, तो स्ट्रेस जो है वो 400 से भी ज्यादा तक पहुंचा सकता है एक व्यक्ति। मान लो मैं आज अनाउंस करूं कि अपने स्टाफ को, पेरेंट्स को भी, कल आपका टेस्ट है, बच्चों को बताऊं कि टेस्ट है, 2200 बच्चे हैं, 2200 के 2200 बच्चे स्ट्रेस में आ जाएंगे। जैसी आपकी पोजीशन होगी उस पोजीशन के हिसाब से आप उतने ही सक्षम होते जाते हैं दूसरे में स्ट्रेस क्रिएट करने के लिए। लेकिन कुछ सिचुएशन आपसे हम डिस्कस करते हैं, उनमें एक सिचुएशन है, बच्चा अपनी एक्टिवा की चाबी भूल गया, कहीं घर में कहीं रखी है, और वो ढूंढ रहा है उसको, क्योंकि एग्जाम है उसका सीबीएसई का, और उसको टाइम पर पहुंचना है, और जो जो टाइम बीतता जा रहा है तो वो बहुत स्ट्रेस में आता जा रहा है कि मैं टाइम पर पहुंच पाऊंगा कि नहीं। और आप उसकी सिचुएशन को देखकर आप भी स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो जनरली हम जो करते हैं वो ये करते हैं, उसको कहते हैं तुम्हें कितनी बार समझाया था, तुम बात को समझते नहीं हो, अब देखो भुगत रहे हो ना, पहले अपना सही जगह पर अगर चाबी रखी होती तो ये प्रॉब्लम क्यों आती। अब आप उसकी स्ट्रेस को कम नहीं कर रहे। दिस इज नॉट द टाइम कि आप उसको अब इस टाइम जो भी बताएंगे वो उसके काम नहीं आएगा, वो उसको और स्ट्रेसफुल कर देगा, वो एग्जाम में और बुरा एग्जाम करेगा। बेटर ये है कि इस चीज को बाद के लिए रखें, उसकी ये चीज उसको जब वो बिल्कुल शांत हो तब समझाएं कि बेटा देखो उस दिन जो सिचुएशन थी उस सिचुएशन का रीजन ये था, और इस सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए एक ही तरीका है, कुछ दिन आपको उसका साथ देना पड़ेगा, जब वो आएगा आकर फिर से आपको वॉच रखनी पड़ेगी कि अब उसने चाबी कहाँ रखी है, अब उसने बैग कहाँ रखा है, जो भी इस तरीके की सिचुएशन होंगी वो धीरे धीरे पेशेंस से आप पोलाइट बट फर्म करके अपने आप को उसकी स्ट्रेस को अवॉइड कर सकते हैं। और उसकी स्ट्रेस को अवॉइड करने का मतलब है आपकी अपनी स्ट्रेस भी अवॉइड होती है। परिवार में जब एक व्यक्ति को स्ट्रेस हो जाता है तो वो स्ट्रेस जो है उसी तक ही कन्फाइन नहीं रहता, ये कोरोना वायरस की तरह वो आगे सबके साथ सबके ऊपर फैल जाता है। उसके लिए आपको वही दो उपाय करने हैं जो कोरोना वायरस में आप करते हैं, एक तो 2 गज की दूरी और एक मुंह पे मास्क।
अगर आप स्ट्रेस में और स्ट्रेसफुल होकर बच्चे को थप्पड़ मार देंगे, या तो फिर इसका मतलब 2 गज की दूरी खत्म हो जाएगी। और मुंह पर मास्क का मेरा अभिप्राय ये है कि फिंगर ऑन योर लिप्स, जितना आप साइलेंट रहें ऐसी सिचुएशन में, उतना ही उसका काम आसान हो जाएगा। आप ये स्ट्रेस मैनेज अपना भी और अपने बच्चों का भी ज्यादा अच्छा मैनेज कर पाएंगे। तो ये स्ट्रेस जो है वो आप एक से दूसरे तक पास भी कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपसे एक छोटा सा चुटकुला कह सकते हैं आप, शेयर करता हूं कि एक लेडी ने देखा कि उसका हस्बैंड रात के 12 बजे हैं, 12:30 बजे हैं, और वो उठकर और बेड के आसपास चक्कर लगा रहा है, बड़ी चिंता में है, स्ट्रेस में है। तो फाइनली लेडी ने पूछा, भाई आपको क्यों स्ट्रेस क्यों है? वो कहता है, मैडम नींद नहीं आ रही है, एक्चुअली मैंने कल अपने दोस्त से जो उधार लिया था उसको वापस देने का वायदा किया था, हो सकता है उसने भी कुछ आगे उस पैसे से कुछ करना हो, तो अब मैं अरेंजमेंट नहीं कर पाया हूं, तो मुझे इस बात का स्ट्रेस है कि मैं कल उसको क्या जवाब दूंगा। तो लेडी ने पूछा कौन सा दोस्त है, और ये बातचीत करते करते ही वो टेलीफोन डायरेक्टरी से उसके दोस्त का फोन नंबर ढूंढ लिया और उसके दोस्त को रिंग किया। 12:30 बजे उसने फोन उठाया, तो उसने कहा, सर मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, मेरे हस्बैंड ने जो आपको कल पैसे देने थे उसका वो अरेंजमेंट नहीं कर पाए हैं, तो वो कल आपको वो पैसे नहीं दे पाएंगे। और फोन रख दिया उसकी आवाज सुने बगैर, और हस्बैंड को कहा, देखो 12:30 बजे तक तुमने स्ट्रेस झेला है, अब सुबह तक उसको स्ट्रेस झेलने दो। तो ये भी स्ट्रेस पास करने का एक तरीका है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस तरीके का न करें, और कभी कभी आप स्ट्रेस एक्सचेंज भी कर सकते हैं। अब मेरे साथ एक सिचुएशन है, मेरे पास एक पेरेंट्स ने ईमेल की कि मेरी मदर को कैंसर है और कैंसर की दवाई बहुत महंगी है, तो इसलिए मैं बच्चों की फीस नहीं दे पाता। तो हमने उससे कहा जी कि आप ऐसा कीजिए, कैंसर की दवाई हमसे ले लीजिए, वो हम अरेंजमेंट कर लेते हैं, लेकिन फीस आप दे दीजिए। अब उसका रीजन ये है कि कैंसर की दवाई देने में हमें स्ट्रेस नहीं है, फीस ना मिलने का स्ट्रेस है हमें। तो कई बार आप अपनी स्ट्रेस को एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तो डियर पेरेंट्स, मुझे यकीन है तुम्हें आपको ये सब स्ट्रेस मैनेजमेंट का ये लेक्चर पसंद आया होगा, लेकिन आप भूल जाते हैं कि आपने जो वो फीडबैक के लिए आपके पास एक चैनल है फीडबैक देने का, ehvdcms@gmail.com, उस पर वो शेयर करना है। आपका जो फीडबैक है वो हमारे लिए एक आगे के लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो हम चाहेंगे कि आप वो फीडबैक हमें दें, ताकि हम और अच्छी तरह से अगला संडे उसके लिए प्रेपरेशन करें। और आपका ये जो जब आप आते नहीं हैं लाइन पर, जब नंबर कम होता है तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो हमारी स्ट्रेस की मैनेजमेंट आप लोगों के हाथ में है। अगर आप चाहते हैं कि हम मिलकर ये स्कूल को अपने को हैप्पी स्कूल बनाएं, तो हम आपसे बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं। इसीलिए हमने आपसे वो बीओपी जो बुक है वो शेयर की थी। शुरू में शायद आपने उसको उतना पसंद नहीं किया, या आपने उतना वक्त नहीं लगाया, हो सकता है उस वक्त आप और स्ट्रेस में हो। लेकिन अगर आप चाहें तो वो बुक आप फिर से एक बार उसकी ई कॉपी मांग सकते हैं। हम वो ई कॉपी आपको देने में हमें खुशी होगी।
थैंक यू वेरी मच। आपका कोई भी प्रश्न हो और कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी सुजेशन हो टाइम को लेकर और डिफरेंट जो भी आप कहना चाहें, तो उसके लिए आपके पास चैनल है। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उस चैनल का आप इस्तेमाल करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर डिवोटिंग 1 आवर, एटलीस्ट 1 आवर से भी ज्यादा हो गया, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही आप हमें ज्वाइन करते रहेंगे और हम एक दूसरे का स्ट्रेस बांटते रहेंगे। धन्यवाद। Thank you, sir, for your words of wisdom. And now I also extend a very hearty thanks to the parents also. And we'll join you next Sunday. Thank you and have a wonderful day.